तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे अगले एपिसोड में। तो हमने पिछली बार जाना कंट्रोल्ड रेसलिंग के बारे में या रेसलर्स के बारे में, भीम के बारे में हमने जाना, हनुमान जी के बारे में जाना, कृष्ण जी के बारे में भी जाना, जो ज्यादातर हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा। जेठी जो आपने मल्ल बोले उनके बारे में, कैसे उन्होंने भी योगदान दिया और वो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है और पूरा वो डिटेल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये आज का एपिसोड है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूँ डॉक्टर साहब। जी। एंशियंट इंडिया स्ट्रेंथ को ईगो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मानता था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब स्ट्रेंथ ले लो, जैसे मैंने पहले की भी बहुत सारी एपिसोड्स में बात करी है। विद्या ले लो, शस्त्र ले लो, कुछ भी ले लो आप। ये चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं है। इनको इस्तेमाल करने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। जी। अब आपके पास अगर आप बलशाली हो, तो आप बलशाली बन के अच्छे काम भी कर सकते हो। आप अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। बिल्कुल। पर अगर जो आप दूसरों को हानि पहुंचा के अपनी ही मतलब अपने ही बारे में सेल्फिश सोचते हो, तो जी जी। आप गुंडे भी बन सकते हो, बिल्कुल। टेररिस्ट भी बन सकते हो। तो जो स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट था, ये अब क्या हुआ कि आप सिर्फ हमारे धर्म नहीं, आप किसी भी धर्म में ले लो, किसी भी संस्कृति सभ्यताओं में ले लो, बड़ों को पता चल गया कि अगर जो यंगस्टर्स को हमने स्ट्रेंथ सिखा दिया पर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं सिखाया, तो वो गलत है। हम्म। तो आप किसी भी गुरुकुलों में जाओगे, सब जगह जाओगे, तो वो आपको कोई विद्या सिखाते हैं तो उस विद्या का सही इस्तेमाल करना भी सिखाना चाहिए। पहले भी सिखाते थे और अब भी कई ऐसे गुरुकुल स्कूल हैं जो सिखाते हैं, जी। ऐसा नहीं है नहीं होता। अब पर कम होता है, एंड दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स। हम्म। कि आपने अखाड़े में 15-20 पहलवान तो बड़े कर लिए, पर अब उन पहलवानों को अगर जो आप उनकी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने का, कंपटीशन करने का वो अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं तो बाहर आएगा। बिल्कुल। अब अगर जो आप लोग इनको सिखाओगे नहीं कि आपको वीर बनना है, तो जैसे जब हम शिविल्ड्री कहते हैं, हम्म। वीर या वीरांगना, तो वीर वीरांगना के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सिर्फ युद्धवीर नहीं थे, वो दयावीर भी थे, दानवीर भी। दानवीर भी थे, बिल्कुल। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी है, हम्म। वो साथ में सिखाई जाती थी, बिल्कुल। जो अब इतनी नहीं है। जी। एंड दैट इज वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम्म। मतलब आप लोगों को बोला जाता था कि तुम लोग लकी हो कि तुम्हें ये पता है, हम्म। सो यूज इट वेल, बिल्कुल। राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। तो जैसे आपने अखाड़ों के बारे में बताया कि वो एक पूजनीय स्थल जैसा माना जाता है, आपको प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं वहां पे। तो अखाड़ों की क्या महत्वता थी या क्या जरूरतें थी, उसके रिगार्डिंग मेरा प्रश्न है। ये जो अखाड़े हैं हमारे, ये सिर्फ बॉडी बनाने की जगह थी उस टाइम पे भी, या सेल्फ कंट्रोल सिखाते थे इसमें बेसिकली? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अखाड़ा, अखाड़ों के अलग अलग नाम मैं आपको बताता हूँ कैसे आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्नाटका में इनको गरडी मने कहा जाता है, मीन्स द हाउस ऑफ स्ट्रेंथ। हम्म। जब तुर्की और पर्शियन लोग आए, तो वो लोग अपने जोर खाना, जोर हाउस खाना। ऑफ स्ट्रेंथ या वार्जिश खाना कहते थे, वार्जिश। फिर बहुत जगह इनको तालीम कहा जाता है, जहाँ हम्म। आपको सीख मिलती है, तालीम मिलती है। तो ये मतलब सारे मल्ल, सारे रेसलर्स अखाड़ों में प्रैक्टिस करते थे, पर अखाड़ों में सिर्फ वही नहीं होते थे। अखाड़ों में हर तरह के लोग आते थे जिनको व्यायाम भी करना है, हम्म। जिनको अपनी माइंड एंड बॉडी सुधारनी है, जो एथलीट हैं। अब कुछ हम्म। मुक्केबाज भी होंगे, बिल्कुल। कुछ होंगे जो भागा दौड़ी करेंगे, हम्म। जो तैरने वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। तो अखाड़ों में सिर्फ मल्ल विद्या नहीं होती थी, अखाड़े हाउस ऑफ स्ट्रेंथ होते थे, पर स्ट्रेंथ के साथ मेंटल डेवलपमेंट भी की जाती थी। तो इसलिए बहुत सारे अखाड़ों में आप देखोगे, अब जो हमारे हिंदू अखाड़े हैं, वहाँ पे या तो कोई देवी होती है, जी जो कुल जी। देवी बिल्कुल। होती है, या हनुमान होते हैं, या श्री कृष्ण होते हैं। जी। बहुत जगह बलराम होते हैं,
कई जगह मरूतों की पूजा की जाती है, एंड वो बेसिकली रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, बट देवी देवता होते हैं। जी। फिर जैसे हम अगर जो ईरान से जो हमारी ट्रेडिशन आई वारजिश खानों की, जोर खानों की, तो वहाँ पे अली और हुसैन, हजरत अली और हजरत हुसैन को माना जाता है क्योंकि जी। दे वर द ग्रेटेस्ट पहलवान। हम्म। तो आप देखोगे तो जानबूझ के कहीं ना कहीं ये रिलीजियस स्क्रिप्चरल एलिमेंट्स डाले जाते थे और आज भी डाले जाते हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो आप माला कर रहे हो तो आप ओम ओम या कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल। आप जप रहे हो, इसको इस्लाम में कहा जाता है जिक्र। तो कोई भी चीज आप बार बार कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन हो गया, ये एक तरह का मेडिटेशन है। बिल्कुल। तो मोनोटनी हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कि मतलब बहुत लोग होते हैं ना, कर लिए 10 पुशअप और कितने करूंगा। पहलवानों को 100, 1000, 2000 ऐसे कराते थे, पर द क्वेश्चन इज नॉट कि आप कितने कर पा रहे हो। क्वेश्चन पॉइंट ये है कि आपको आप मतलब कि वो आपकी धारणा हो जाती है, एक मूवमेंट हो जाती है। आपको वो कंटिन्यूअसली वो आप डांसर्स को देखो या आप बॉक्सर्स को देखो, तो बॉक्सर्स शैडो बॉक्सिंग करते रहते हैं, वो एक टाइम बाद वो फ्लॉलेस हो जाता है एग्जैक्टली, मतलब प्रैक्टिस, राइट। आई मीन जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु नोज 100 टाइप्स ऑफ किक्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन किक 100 टाइम्स अ डे। जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल मूवमेंट एंड मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारे साथ में इम्पार्ट किए जाते हैं। तो हाँ, मेजर एम है हाउस ऑफ स्ट्रेंथ, बट स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं, बिल्कुल। अब मेंटल भी है, और वो अलग अलग तरीके हैं इनको रीच। बेसिकली माना जाए आज के संदर्भ में बोलें तो एक ऐसा स्कूल जिसमें बहुत सारे टाइप की क्लासेस लगती हैं। आपको फिजिकली स्ट्रेंथ करना है, खुद को मेंटली करना है, क्योंकि पहलवानी में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। जैसे हम आज एमएमए के बारे में बात करें, किक बॉक्सिंग है, ये है वो, उस टाइम पे भी था। मल्ल युद्ध बोलें तो आपने 2-3 शैलियों के बारे में बताया, जिसमें हनुमान जी की जो शैली है उसमें स्ट्रेंगल करते हैं, जो भीम जी की शैली है उसमें वो पटकना और वो सारी चीजें। तो ये अलग अलग क्लासेस अलग अलग है। एंड वही है कि जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ना, मंत्र जपने, जी ये जी। एक चीज है। फिर और रिचुअल्स फॉलो करना। पर आज भी आप एमएमए देखो, एक रियल फाइटर है, उसकी क्लासे होती हैं ह्यूमन एनाटॉमी पे, फिर क्लासे होती हैं न्यूट्रिशन पे, बिल्कुल, फिर क्लासेस होती हैं रिकवरी पे। जी। तो सिर्फ वो पुशअप्स या दंड बैठक ही तो नहीं मार रहे, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली, तो वही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना काफी नहीं है, आपको मेंटली भी अलाइन होना और आपको पड़ेगा। ये आगे क्या करना है, कैसे जी, होना है और बिल्कुल। कैसे बढ़े। तो डॉक्टर साहब अगले प्रश्न पे आते हैं। हमने अभी तक जो भी संदर्भ में वार्तालाप हुई, हमारी बातचीत हुई, उसमें 2 कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहे हैं। एक एग्रेशन का और एक शांत रेसलर का, कि जो बड़ा अलाइंड है। जैसे हमने अभी पिछले प्रश्न में भी बात की कि जो हमारे ये अखाड़े हैं या रेसलिंग रिंग्स हैं, इसमें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाते हैं, वो आपको पूरा अलाइन करते हैं शरीर मेंटली, शारीरिक, ऐसा कि आप तैयार हों उस चीज के लिए। तो मेरा अगला प्रश्न उसी के रिगार्डिंग है, पर ये एंशियंट इंडिया के संदर्भ में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमारी सिविलाइजेशन में एग्रेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता था या कंट्रोल को ज्यादा महत्व दिया जाता था? आप सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन नहीं, कोई भी सिविलाइजेशन पकड़ लो, मैं दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटिजिस्ट, मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष में चाणक्य जी। को मानते हैं कि लाइक इनसे, मतलब कहते हैं ना, ये इसका चाणक्य है, ये चाणक्य नीति इस्तेमाल कर रहे हैं। या आप चाइनीज सिविलाइजेशन में सन जू को ले लीजिए, या आप जापानीज सामुराइज में मियामोतो मुसाशी को ले लीजिए, जो हमारी ईस्टर्न या ओरिएंटल सिविलाइजेशंस हैं, यहाँ पे सब जगह कंट्रोल को पावर माना जाता है। आप कोई भी इनकी किताब देखिए, आप कोई भी अच्छे योद्धा का वर्णन देखिए, इन तीनों ने और कई और लोगों ने बोला है, असली योद्धा वो है जो उसको अपने आप पे काबू करना आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी और आपकी
आर्ग्यूमेंट हुई है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं आपको नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर जो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया तो मैंने आधा आ, आधा जो जोखिम है वो वहीं कम कर दिया। एंड बहुत बार होता है कि जब हम मार्शल आर्ट्स करते हैं तो मार्शल आर्ट्स का पहला रूल है कि वो डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि मेरे में कंट्रोल है, पर अगर जो सामने से वार होता है तो मुझ में वो भी विद्या है, वो भी कुशलता है कि मैं उस वार को सहन करने में निपुण रहूंगा। ये असली योद्धा की पहचान होती है कि लड़ाई कभी, कोई भी असली योद्धा, आप आज का भी ले लो तब के भी ले लो, उनको ये सीख ही नहीं दी जाती थी कि तुम्हें पहली लड़ाई करनी है, तुम्हें वार करना है। स्ट्रैटेजी का सबसे पहला नियम है अपने आप पे काबू, अपने आप पे नियंत्रण, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो। जी। आप आज कोई भी ओटीटी की सीरियल देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब कितनी सारी पॉलिटिकल ड्रामाज आ रही हैं, उनमें भी कितने सारे ऐसे, मतलब हम जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूँ, महारानी ले लो, हुमा कुरैशी की, या अभी एमएक्स पे नाना पाटेकर की संकल्प करके बहुत अच्छी सीरीज आई है। इन सब में ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो बी इट पॉलिटिकल लीडर्स, बी इट एनीवन, ये लोग हमेशा बात यही कर रहे हैं कि मेच्योरिटी नहीं है, नियंत्रण नहीं है। तो हम लोगों को जो मेन एटीट्यूड चाहिए लोगों में, वो चाहिए कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। जी। एंड वो नियंत्रण, रिस्ट्रेंट, कंट्रोल से ही होता है। बिल्कुल। तो अब हम आ गए हैं इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज हमने जाना कैसे अखाड़ों में सिर्फ शारीरिक बल की तरफ ही प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, मानसिक मनोबल भी बढ़ाया जाता था। सेम उसी संदर्भ में जैसे एमएमए के लिए तैयारी करते हैं तो फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग और शरीर के बारे में भी बताया जाता है। तो आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हुए, अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं और आने वाले एपिसोड्स में हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।